गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो व्हाट आर इकोलॉजिकल फैक्टर्स? दीज आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच डिटर्मिन द वेरिएशंस इन फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। ये एनवायरनमेंट के वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट की फिजिकल और केमिकल नेचर को डिटर्मिन करते हैं। These factors are divided into two categories on the basis of their nature. इन फैक्टर्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा गया है उनके नेचर के बेसिस पे। तो ये कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? पहला है हमारे पास एबायोटिक और नॉन लिविंग और फिजिकल फैक्टर्स। जो नॉन लिविंग आते हैं उन्हें हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। जो दूसरे लिविंग या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। तो अभी इस लेसन में हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स। तो these are the non-living physico-chemical factors of environment and they are of two main types. एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं ये दो मेन तरह के होते हैं जो नॉन लिविंग फिजिको-केमिकल फैक्टर्स हैं। दे आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिसमें हमारे पास टेम्परेचर, लाइट और वाटर आते हैं, और दूसरे आते हैं एडिफिक फैक्टर्स जिसमें हमारे पास सॉइल आती है। इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल फैक्टर या फिर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो उसके टेम्परेचर को दिखाता है। तो टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस एवरी रिएक्शन एंड एक्टिविटी। टेम्परेचर जो है इट इज़ very important factor because it influences every reaction and activity, means it controls all the metabolic activities of an organisms. Some organisms are adapted to live at relatively constant temperature during the whole year. तो हमारे पास ऐसे organisms भी आते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पे रहते हैं। तो कुछ organisms ऐसे हैं जो पूरा साल relatively constant टेम्परेचर पे रहते हैं। They are called स्टीनोथर्मस। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे मैनी पाम्स, कोरल्स, स्नेक्स एंड सम फिशेस। और दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट लार्ज चेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड यूरीथर्मस। जो दूसरी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर में उनको टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड यूरीथर्मस। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगे साइक्लोप्स, टोड, वॉल लिजर्ड एक्सेट्रा। इन ऑर्गेनिजम्स को उनकी अक्रेंस के बेसिस पे हमने 4 टेम्परेचर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 टेम्परेचर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास आता है मेगाथर्म्स। यहाँ पे क्या होता है? दे लिव इन दोज एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर एज फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन हमारे पास कौन सी आती है? जो हमारे इक्वेटर के पास वाला एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर पूरे ही साल में ज़्यादा रहता है, तो उनको हम कहते हैं मेगाथर्म्स। वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मेगाथर्म्स। सेकंड हमारे पास आते हैं मीजोथर्म्स। सो दे आर अडेप्टेड टू माइल्ड विंटर्स एंड हाई समर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इन सब ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर से थोड़ा सा हम ऊपर या नीचे चले जाएं तो वहाँ पे हमारे पास हाई समर में हाई टेम्परेचर होता है और विंटर्स जो है वो बहुत कम होती है। विंटर्स में रादर वी कैन से दैट माइल्ड विंटर्स, मतलब विंटर्स में टेम्परेचर बहुत थोड़ा सा जो है वो कम होता है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मीसोथर्म्स। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज माइक्रोथर्म्स। सो दे लिव इन टेम्परेट एरियाज वेयर द विंटर टेम्परेचर इज़ लो बट समर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। ये उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे विंटर का टेम्परेचर तो लो होता है लेकिन समर का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, ठीक सा है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। और फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज़ हेकिस्टोथर्म्स। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू ब्रीफ समर पीरियड ऑफ बिलो 10 डिग्री सेल्सियस एंड लॉन्ग स्नोई विंटर पीरियड एंड दे आर फाउंड इन आर्कटिक और एल्पाइन जोन। तो ये ऑर्गेनिजम्स किस तरह के एनवायरनमेंट में अडेप्टेड होते हैं? दे आर अडेप्टेड टू ब्रीफ समर पीरियड। बिल्कुल थोड़े से समर पीरियड होता है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से भी कम होता है,
एंड लॉन्ग स्नोई विंटर्स, विंटर्स जो हैं बहुत लंबी होती हैं और उनमें बर्फ़ पड़ी रहती है, और दे आर फाउंड इन आर्कटिक एंड अल्पाइन जोन। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहला आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड द एंजाइम्स वर्क बेस्ट एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स जो हैं वो अपनी बेस्ट एक्टिविटी देते हैं। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर मे रिटार्ड द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एंजाइम एंड अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उससे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। सेकंड आता है ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ऑप्टिमम। एक पर्टिकुलर लेवल तक जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो ऑयस्टर में क्या है, बॉडी लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम 1.5 टू 10.3 मिलीमीटर with an increase in temperature from 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। थर्ड जो इफेक्ट हम इसका पढ़ेंगे दैट इज कलरेशन। एनिमल्स ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जनरली हैव डार्कर पिगमेंट्स एज कम्पेयर टू द एनिमल्स ऑफ कूल एंड ड्राई क्लाइमेट्स। जो वार्म और ह्यूमिड एरियाज में एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी के जो पिगमेंट्स हैं वो डार्क होते हैं एज कम्पेयर टू द एनिमल्स ऑफ कूल एंड ड्राई क्लाइमेट्स। जो ठंडे जगह में रहते हैं उनमें पिगमेंट्स जो हैं वो कम होते हैं। इट इज़ बिकॉज कि जो पिगमेंट है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेस। जो नेक्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो मैच्योरिटी ऑफ गोनेट्स एंड रिलीज ऑफ गैमीट्स अकर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो मैच्योरेशन ऑफ गोनेट्स सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन और गैमीट्स जो रिलीज़ होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। द नंबर ऑफ एग्स लेड पर एनिमल इंक्रीजेस अप टू एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक एनिमल कितने एग्स को ले कर सकता है वो भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर प्रोड्यूसेस 20 to 30 टाइम्स मोर एग्स एट 32 डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू 22 डिग्री सेल्सियस, एंड बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर द नंबर टेंड्स टू डिक्रीज। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कम्स बिहेवियर। टेम्परेचर चेंजेस ऑल्सो इंड्यूसेस सर्टन बिहेवियरल पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल थर्मोटैक्सिस। थर्मोटैक्सिस क्या है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स हीट। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो रेटल स्नेक, वाइपर्स एक्सेट्रा कैन डिटेक्ट देयर प्रे बाय देयर बॉडी हीट। तो रेटल स्नेक, वाइपर्स जो हैं वो अपने शिकार की बॉडी हीट से ही पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पे है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दैट इज़ सेक्स रेशो। जो इफेक्ट है टेम्परेचर का दैट अफेक्ट्स द सेक्स रेशो। तो डेफनिया मल्टीप्लाइज पार्थिनोजेनेटिकली इनटू फीमेल्स अंडर नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर पे डेफनिया जो है वो फीमेल्स में पार्थिनोजेनेटिकली विदाउट सेक्स और रिप्रोडक्शन फीमेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रोड्यूसेस मोर मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो मेल्स जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सिमिलरली इन मैक्रोसाइक्लॉप्स मोर मेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ इफेक्ट ऑन पीरियोडिक एक्टिविटी। तो एवरी एनिमल इज़ एक्टिव एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। हर एक एनिमल जो है वो दिन में या रात में किसी एक पर्टिकुलर पीरियड पे एक्टिव होता है। उसी के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रखा है, जैसे डाययूर्नल विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे, नॉक्टर्नल विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ऑरोरल विच आर एक्टिव एट डॉन, डॉन मतलब सुबह के टाइम पे, वेस्पेरल विच आर एक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग, क्रीपस्कुलर विच आर एक्टिव इन ट्विलाइट। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। तो सबसे पहला मेटाबॉलिज्म। जैसा हमने एनिमल्स में पढ़ा कि जो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो है वो एंजाइम्स अपना बेस्ट देते हैं, दैट इज़ बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर
डिक्रीजेज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकेंड जो इसमें फैक्टर आता है दैट इज ट्रांसपिरेशन। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो ट्रांसपिरेशन की रेट है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। एंड प्रोलॉन्ग्ड हाई टेम्परेचर मे कॉज वाटर स्ट्रेस टू प्लांट्स। थर्ड इज mineral absorption and water uptake. It is also affected by temperature because the energy required for mineral absorption is temperature dependent. At low temperature, the nutrients remain tightly bound to the soil, so more energy is needed for their absorption. लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के साथ ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और उनके लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनकी बॉन्डिंग सॉइल के साथ लूज़ होती जाती है और लेस एनर्जी में भी वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। तो फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। प्लांट्स जो है रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट करते हैं, जब उनमें फ्लावर्स आना शुरू होते हैं। सो दिस फ्लावरिंग इज कंट्रोल्ड बाय temperature and this phenomenon is known as thermoperiodism and or more particularly photoperiodism. Next is vernalization. So many species of plants require low temperature treatment for germination and flowering. बहुत से प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सीड जर्मिनेशन के लिए और फ्लावरिंग के लिए उनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है एंड दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज वर्नलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर के बारे में विच इज़ वाटर। तो वाटर इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। इट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ एंड इट कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अगर हम वाटर के सोर्स की बात करें तो रेनफॉल इज़ द चीफ सोर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दिस रेनफॉल इज़ अनइवन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ। रेनफॉल जो है अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस पे उसका अमाउंट अलग अलग है एंड किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रेनफॉल होता है और सीज़न के किस टाइम पे होता है दैट डिटर्मिन्स द वेजिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हम पढ़ेंगे अब वाटर एज अ रिसोर्स। तो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लिविंग बींग्स। इट फॉर्म्स अबाउट 60 to 95% ऑफ द बॉडी। हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारी बॉडी का 60 to 95% बनाता है। ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस occur with water as a solvent. Then it is a medium of transport and a source of cell turgidity. जितने भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो उस वाटर के थ्रू ही होते हैं एंड इट इज़ अ सोर्स ऑफ सेल टर्जिडिटी। जो सेल्स में टर्जिडिटी है, सेल्स में जो फैलावट है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वाटर। इट इज़ अ रिएजेंट इन फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्ट इन रेस्पिरेशन। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में पानी जो है वो रिएजेंट की तरह एक्ट करता है और रेस्पिरेशन में ये प्रोडक्ट बनता है। देन कम्स वाटर एज अ हैबिटेट। तो लाइफ ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व्ड इन वाटर। हम सभी जानते हैं कि पानी में ही सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई थी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन वाटर एंड आर नोन एज एक्वाटिक एनिमल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी में रहते हैं और उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। दिस एक्वाटिक हैबिटेट मे बी मेरीन, फ्रेश वाटर और एस्चुरी। ये जो पानी का हैबिटेट है, पानी जो है ये कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मेरीन मीन सॉल्टी भी हो सकता है, या फिर ये एस्चुरी भी हो सकता है। एस्चुरी इज़ द प्लेस वेयर द रिवर मीट्स द सी। किसी भी एक्वाटिक हैबिटेट में कितने ऑर्गेनिजम्स रहेंगे दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द क्वालिटी ऑफ वाटर लाइक pH of water, salt content of water and the suspended particles in water. So the salt content concentration of fresh water is less than 0.5%, whereas the salt concentration of sea water is 3.0 to 3.5%, that is 30 to 35 parts per thousand. So on the basis of salinity, aquatic organisms are of two types. सैलिनिटी कितने सॉल्ट्स को वो बियर कर सकते हैं, कितनी सॉल्ट कंसनट्रेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, उनके बेसिस पे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहले आते हैं यूरीहेलाइंस। तो ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड चेंजेस इन सैलिनिटी।
इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे हिल्सा एंड साल्मोन। और दूसरे आते हैं स्टीनोहेलाइंस। तो स्टीनोहेलाइंस ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव विद इन अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो बहुत सॉल्ट के बहुत कम कंसनट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर स्टीनोहेलाइन। अगर हम ये फ्रेश वाटर और मरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें तो अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन सॉल्ट और अ मरीन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन फ्रेश वाटर। दोनों ही एक दूसरे के हैबिटेट को अगर हम चेंज कर दें तो वो अलग अलग हैबिटेट्स में नहीं रह सकते, बिकॉज दे आर एडेप्टेड टू मेंटेन देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक मीडियम। दोनों ने अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है कि वो अपने आप को उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही रह सकते हैं, जिंदा दूसरे एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वाटर एज अ कंडीशन। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिटर्मिन्स द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दैट एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पानी कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया में कौन से प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइग्रोफाइट्स। दे अकर इन डैम्प वेट एरियाज, हैव सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्टेम्स, लार्ज थिन लीव्स विद अबंडेंट स्टोमेटा एंड हाई टेथोड्स। ये डैम्प वेट प्लेसेस में होते हैं। इनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लीव जो हैं बड़े बड़े और थिन होते हैं, एंड हैव अबंडेंट स्टोमेटा एंड हाई टेथोड्स। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हमारे पास आते हैं रूमेक्स एंड रेननकुलस। नेक्स्ट जो कैटेगरी है प्लांट्स की दैट इज मेसोफाइट्स। दे ग्रो इन सॉइल्स हैविंग अबंडेंट मॉइस्चर एंड एरेशन। ये उन सॉइल्स में होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और बहुत ज़्यादा एयर है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर एंड मैंगो। और तीसरी तरह के आते हैं हमारे पास जीरोफाइट्स। दे लिव इन ड्राई हैबिटेट्स वेयर ट्रांसपिरेशन टेंड्स टू बी मोर देन द वाटर एब्जॉर्ब्ड। ये उन जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी की स्केर्सिटी होती है और जहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो पानी जितना पौधा एब्जॉर्ब करता है उससे भी ज़्यादा क्रॉस हो जाती है। और इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे अकेशिया, कैलोट्रोपिस, कैपेरिस। अब थर्ड एबायोटिक फैक्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज लाइट। सो लाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर growth, development and differentiation of plants. Similarly, light as a complex physical factor also affects color vision, pigmentation, migration, reproduction and biological periodicity of animals. लाइट को अगर हम देखें तो लाइट प्लांट्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करती है। साथ साथ में एनिमल्स में ये कलर विजन को, पिगमेंटेशन को, माइग्रेशन को, रिप्रोडक्शन को और बायोलॉजिकल पीरियोडिसिटी को कंट्रोल करती है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। तो लाइट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो प्रोवाइड करती है। सेकेंड इज लाइट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ and is essential for photomorphogenesis. Photomorphogenesis क्या है? Differentiation of tissues and organs. Then flowering, fruit formation and seed germination in many plants is influenced by light. बहुत सारे plants में flowering, fruit formation और seed germination जो है वो light से influenced होती है, light से controlled होती है। Various phototropic movements like bending of shoot of plants आर अंडर द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। जैसे हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स देखते हैं कि प्लांट्स के शूट्स जो हैं वो लाइट की तरफ बेंड कर रहे हैं, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, दैट इज एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। एंड इन फॉरेस्ट प्लांट्स फॉर्म 3 to 6 लेयर्स अकॉर्डिंग टू द लाइट रिक्वायरमेंट। फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि प्लांट्स की हाइट्स जो है वो अलग अलग होती है। तो जो सबसे लंबे प्लांट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्होंने अपनी हाइट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उनसे जो थोड़े छोटे हैं उनको थोड़ी कम ज़रूरत पड़ती है, तो वो थोड़े से कम रहते हैं और इसी तरीके से हमको 3 to 6 लेयर्स प्लांट्स की दिखती है। एंड दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इस फिनोमिनन को हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं।
बहुत सारे प्लांट्स में हम देखते हैं लाइट फेवर्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट जो है उसके जब लाइट आती है, दिन होता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। बट इन ज़ीरोफाइट्स लाइट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन ज़ीरोफाइट्स में जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे जैसे ही लाइट आती है, जैसे ही दिन होता है, स्टोमेटा अपने आप को बंद कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। तो बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर एंड रिटर्न टू देयर होम्स ड्यूरिंग समर। ये बहुत कॉमन फिनोमेनन है। हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो कोल्डर प्लेसेस से वार्मर प्लेसेस में चले जाते हैं विंटर्स में, और जब समर्स आती हैं तो दोबारा अपने घर पे चले जाते हैं। सो दिस मूवमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग डे लेंथ ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग। इस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो दिन की लेंथ चेंज होती है ऑटम और स्प्रिंग के टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली ये बर्ड्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस ड्यूरिंग विंटर एंड ड्यूरिंग समर दे रिटर्न टू देयर होम्स। Then light increases the enzymatic activities and general metabolic rate। लाइट जो है उससे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है। देन लाइट इंटेंसिटी इंड्यूसेस केमिकल चेंजेस लीडिंग टू पिगमेंट फॉर्मेंटेशन इन द सेल्स। लाइट इंटेंसिटी जो है उसकी वजह से कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सेल्स में पिगमेंट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। उसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो सन टैनिंग अगर हम देखें इज़ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ब्राइट सनलाइट। अगर हम बहुत लंबे समय तक ब्राइट सनलाइट में बैठे रहें तो हमारी स्किन जो है वो काली पड़ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड सन टैनिंग एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन। और क्यों काली पड़ती है? क्योंकि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेलेनिन पिगमेंट बन जाता है, और ये मेलेनिन पिगमेंट जब बनता है तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द यूवी रेज। ये हमारे हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिफिक फैक्टर्स सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। Until then, thank you and have a nice time.